अगर सरकार कोई फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी लेकर नहीं आती है तो सच में जम्मू का काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। और ये जो जम्मू संभाग है, इसमें जो व्यापार है इसमें काफ़ी घाटा होने के चांसेस हैं। और मंदिरों का शहर तो है, किंतु इन मंदिरों को जिस तरह अगर मार्केट करना चाहिए था टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद वहाँ कहीं ना कहीं पे कोई गैप्स रह गए हैं। जम्मू संभाग, जम्मू कश्मीर, दोनों क्षेत्रों की जब बात की जाए और इन दोनों क्षेत्रों की में जो कुछ केंद्र सरकार करने का सोच रही है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ये सवाल पूछना बनता है कि जब ट्रेन कश्मीर घाटी पहुंच जाएगी और 4 लेन जम्मू से कश्मीर तक कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद जम्मू में पर्यटकों को रोकने के लिए हमारे पास क्या है? जम्मू संभाग में क्या पर्यटक आएंगे या सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं तक सीमित जम्मू शहर रहेगा और उसमें भी श्रद्धालु सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय हैं धर्मार्थ ट्रस्ट के सेक्रेटरी और जम्मू के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी, इकोनॉमिस्ट, गोपाल पार्थसारथी। गोपाल जी, सबसे पहले स्वागत जी, नमस्कार। जम्मू ट्रेडर्स का शहर माना जाता है, लेकिन जब अर्थशास्त्रियों की हम बात करते हैं, इकोनॉमिस्टों की बात करते हैं, तो ढूंढने से भी कोई नहीं मिलता। एकमात्र आप हैं जिनसे मौका मिल रहा है बात करने का। तो गोपाल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार जो है जम्मू से कश्मीर तक 4 लेन को 2023 से पहले कंप्लीट करना चाहती है, ट्रेन 2024 से पहले कश्मीर पहुंचाना चाहती है। आप एज एन इकोनॉमिस्ट क्या समझते हैं कि इसका असर जो है जम्मू के कारोबारी के ऊपर, जम्मू जो इस वक्त जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक सेंटर है, उस पर क्या असर पड़ सकता है? जहाँ तक ट्रेन के कश्मीर जाने का ताल्लुक है और जहाँ तक जैसे आपने कहा कि 4 लेनिंग जो है वो भी कंप्लीट होने के पास पास ही है, तो मैं ये समझता हूँ कि जम्मू के व्यापार पे काफ़ी असर पड़ेगा इसका। और अगर उसके लिए पहले से प्लानिंग नहीं की गई कि किस तरीके से हम यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी को बढ़ाएं, इंडस्ट्री को बढ़ाएं, ट्रेड को बढ़ाएं और टूरिस्ट इन्फ्लक्स को बढ़ाएं, बिकॉज जम्मू जो भी अगर आप देखा जाए तो जम्मू का आज भी जो डिपेंडेंस है मेजर, वो टूरिस्ट इन्फ्लक्स के ऊपर है। वो चाहे वैष्णो देवी का टूरिस्ट हो, कश्मीर घाटी में जाने वाला टूरिस्ट हो। इसलिए मुझे ये लगता है कि इन 2 प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने तक अगर सरकार कोई फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी लेकर नहीं आती है तो सच में जम्मू का काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। और ये जो जम्मू संभाग है, इसमें जो व्यापार है इसमें काफ़ी घाटा होने के चांसेस हैं। गोपाल जी, जब जो ही आप जम्मू कश्मीर आते हैं तो चीची माता के मंदिर से आप शुरू हो जाइए। चीची माता के मंदिर से लेकर रघुनाथ मंदिर के अलावा जम्मू में और भी कई जगहों पे बहुत प्रसिद्ध और ऐसे नॉर्थ इंडिया के मंदिर हैं जो सिर्फ आपको जम्मू में मिलेंगे और नॉर्थ इंडिया में कहीं पर नहीं मिलेंगे। लेकिन ये सारे मंदिर टूरिज्म के मैप पर हमको नज़र नहीं आते, और अगर नज़र भी आते हैं तो उस तरीके से उनको प्राथमिकता नहीं देती सरकार जिस तरीके से देनी चाहिए। क्या वजह, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, जम्मू के साथ एक टैग जुड़ा है, ये मंदिरों का शहर है। और सच में ये मंदिरों का शहर है क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों मंदिर हैं और प्रसिद्ध मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं और लोग बड़े आस्थावान हैं। और ये जो मंदिर हैं ये इतने प्राचीन भी हैं और इसके अलावा इन मंदिरों के साथ कहीं ना कहीं कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जैसे रघुनाथ जी मंदिर ले लीजिए, रणबीरेश्वर जी मंदिर ले लीजिए। और इन सब मंदिरों का जो टूरिस्ट जो आता है उसे सच में एक आध्यात्मिक शांति भी मिलती है और उसको देखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कहीं पे इसको एज ए टूरिस्ट सर्किट हम नहीं बना पाए हैं। और मंदिरों का शहर तो है, किंतु इन मंदिरों को जिस तरह अगर मार्केट करना चाहिए था टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद वहाँ कहीं ना कहीं पे कोई गैप्स रह गए हैं। और उसमें हमेशा सरकार ही जिम्मेवार नहीं होती है। जो लोग यहाँ पे व्यापार चला रहे हैं, जो टूर एंड मीन्स ट्रेड टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उनको चलाने वाले लोग हैं, शायद उन्होंने कहीं इस बारे में बड़े मीन्स गहनता से विचार नहीं किया है और इसलिए कुछ प्रॉपर प्लान नहीं कर पाए हैं। गोपाल जी, रघुनाथ मंदिर की अगर बात करें तो जो मैंने सुना है, सुनने में यह है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उस मंदिर में, और बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आता है वो आजकल वंदे भारत ट्रेन में आता है, कटरा उतरता है, कटरा के होटल में भी नहीं बैठता, सीधा जो है वैष्णो देवी चला जाता है, दर्शन करता है, वापस आता है, शाम को फिर ट्रेन पकड़ता है, चला जाता है।
अभी कोविड है उसके चलते ये सब चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन आम तौर पर मामूल यही है। तो मुझे ये बताइए कि कहाँ कमी रह गई हमसे कि रघुनाथ मंदिर को, जिसको 33 करोड़ देवी देवताओं को जिस मंदिर में वास हो, उसको पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे भारत भर में लोगों तक पहुंचाना और श्रद्धालुओं को ये कहना कि ये भी एक श्रद्धा का केंद्र है, जिस श्रद्धा के केंद्र में आपको आना चाहिए और यहाँ भी आपको आकर यहाँ भी आप नमन कर सकते हैं, यहाँ भी आप जी। हाँ, जहाँ तक रघुनाथ जी मंदिर का मीन्स ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि रघुनाथ जी मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है और जम्मू के लोगों की आस्था तो जुड़ी ही है। पूरे शायद भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आते हैं और जो भी यहाँ आता है तो उसे सच में एक बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस होता है, एक मीन्स लेकिन दुख की बात यह है कि इस मंदिर को शायद हम अच्छी तरह प्रमोट नहीं कर पाए हैं और अब धर्मा ट्रस्ट इसे मैनेज कर रहा है और पिछले 170 साल के करीब हो गए हैं। पूरे धर्मा ट्रस्ट के अंडर हमारे 100 से अधिक मंदिर हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में हैं, बाहर भी हैं। तो हम तो इसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में जो व्यापार से जुड़े लोग हैं, सरकार है, कुछ NGOs हैं, आई थिंक सबको साथ में चलकर इस मंदिर को और रादर बाकी मंदिरों को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पे जो एक्टिविटी है, जो बिज़नेस एक्टिविटी है, उसको एक नया सपोर्ट सिस्टम मिल पाए। जैसे आपने कहा कि धर्मा ट्रस्ट 170 से ज़्यादा मंदिर हैं, जिन मंदिरों को धर्मा ट्रस्ट देख रहा है, तो इसमें कौन से प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनको आप देख रहे हैं और कौन से ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन हैं, प्रसिद्ध हैं, लेकिन आम भारतीय नागरिक को ये मालूम नहीं कि ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट मंदिर हैं जितना इम्पोर्टेंट मंदिर आपको कश्मीर घाटी में कोई मिलता है या जितना इम्पोर्टेंट मंदिर देश के किसी दूसरे भाग में है? देखिए, ऐसे तो 100 से ज़्यादा मंदिर हैं जो लेकिन जो मेन मंदिर हैं जैसे रघुनाथ जी टेम्पल है, रणवीरेश्वर जी टेम्पल है, श्रीनगर के अंदर शंकराचार्य जी का टेम्पल है, खीर भवानी का टेम्पल है। इसी तरह से सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर बहनी है, प्रमंडल है, जो बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं। किश्तवाड़ में मंदिर हैं हमारे, भदरवा में मंदिर हैं। तो मंदिर तो सुधमादेव है जैसे, तो ये सारे मंदिर प्राचीन हैं और इन सब के साथ कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी हुई हैं और बहुत से लोग आते भी हैं। लेकिन हाँ, इस बात में भी सच्चाई है कि इन मंदिरों को आम जन जन तक पहुंचाने के लिए थोड़े प्रयास करने हैं और हम कर भी रहे हैं और आगे भी हमें है कि हम इन प्रयासों को और तेज़ी से करेंगे ताकि पूरे भारतवर्ष में लोग जान पाएँ कि जो मंदिरों का शहर है जम्मू और इसके आगे पीछे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी प्राचीन मंदिर हैं, उन सब में वो आएँ और दर्शन करें और उसका लाभ उठाएं। जैसे आपने कहा लाभ उठाएं, मैं बड़ा हैरान हो गया जब मैं सुध महादेव गया और सुध महादेव के मंदिर में जाकर जब मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर पता चला। तो गोपाल जी, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें टेलीविज़न इंडस्ट्री, इसमें मीडिया, इसमें सोशल मीडिया, इसमें यूट्यूब चैनल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि इन मंदिरों की गाथाएं और ये मंदिर यहाँ पर बने कैसे, इनके पीछे इतिहास क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको नहीं लगता कि इनको लोगों के बीच में पहुँचाने की ज़रूरत है? तब जाकर जो है लोग समझेंगे कि हाँ, यहाँ पर अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हमको आना है, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आना है, तो अन्य कई और मंदिर भी यहाँ पर हैं जिनकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक आपने यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल्स की बात की है, तो काफ़ी यंग लोग जो हैं वो इस फील्ड में आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि सिर्फ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को दिखाने की जगह कहीं डेवलपमेंटल जर्नलिज्म और कहीं पे रिलीजियस जर्नलिज्म जो ऐसे और टूरिज़्म रिलेटेड जर्नलिज्म के ऊपर भी शायद ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो आपने ये बात कही है, मैं समझता हूँ कि जो भी लोग इन चैनल्स को चला रहे हैं, शायद ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप लोगों को अच्छी चीज़ें बताएं और कहाँ कहाँ लोग आ सकते हैं, कैसी प्राचीन चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, उनको प्रमोट करने के लिए उनका योगदान होना भी चाहिए। और इसमें अगर वो हमसे कोई योगदान मांगते हैं, अगर कोई उन्हें कोई परमिशंस चाहिए हैं, कहीं जाने का कोई हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम हमेशा तैयार हैं। वो आएँ, हमसे बात करें और हमें उन्हें काफ़ी ऐसे नए आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि किस तरीके से वो इन जगहों को, इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। जिससे आपने, अगर हम फिर दोबारा से रघुनाथ मंदिर की बात करें, तो रघुनाथ मंदिर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री अगर आज तक बनी हो या किसी डॉक्यूमेंट्री को आपने किसी यूट्यूब चैनल ने चलाया हो, किसी फेसबुक के चैनल के ऊपर चली हो,
चली हो? क्या ऐसा कुछ आपके जहन में आता है कि इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ हो? कुछ लोगों ने प्रयास ज़रूर किया है और लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बड़े स्केल के ऊपर एक प्रयास करने की ज़रूरत है, जहाँ पर रघुनाथ जी मंदिर का जो इम्पोर्टेंस है, वहाँ कितने मंदिर हैं और जैसे नटराज जी का वहाँ एक टेम्पल है जो डॉक्टर करण सिंह जी ने अपने पैसों से, अपनी बचत जो उनकी अपनी सेविंग्स, पर्सनल सेविंग्स में से उस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मैंने उनसे एक बार ऐसे ही मजाक में पूछा, मैंने कहा जी इतने बड़े बड़े मंदिर हैं तो आपने तो बड़ा छोटा सा मंदिर बनवाया। तो उन्होंने कहा जी ये मेरे बुजुर्गों ने मंदिर बनाए हैं, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये मंदिर इतना बड़ा हो जाए कि उन्हें लगे कि शायद मैं उनसे कंपटीशन कर बैठा हूँ। लेकिन अगर आप उस मंदिर को अंदर देखेंगे, वो अपने आप में यूनिक मंदिर है। तो रघुनाथ मंदिर के अंदर जितने मंदिर हैं, हर एक की एक यूनिक स्टोरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, लोग आएँ, जो भी सोशल मीडिया चैनल्स वाले हों, मेन स्ट्रीम चैनल्स वाले हों, वो इन स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करें और लोगों तक उसे प्रस्तुत करें, ताकि लोग भी समझ पाएँ कि इस मंदिर की इम्पोर्टेंस क्या है और आएँ यहाँ पे वो दर्शन करें। मानते कहीं कमी रही है, धर्मा ट्रस्ट भी इसको प्रमोट करने में उसमें सक्षम नहीं रहा है? देखिए, धर्मा ट्रस्ट का एक बेसिक रोल रहा है मंदिरों की मैनेजमेंट करना, और चूंकि मैं आपको बताऊं कि 100 से ऊपर मंदिर हैं हमारे, तो अगर रेवेन्यू स्ट्रीम की हम बात करें तो रेवेन्यू शायद हमें 8-10 मंदिरों से आता है। तो अधिकतर मंदिरों में हमें पैसा खर्च ही करना पड़ता है। तो हम इन मंदिरों का रख रखाव, इन मंदिरों को चलाने में ही हमारा शायद मैक्सिमम समय निकल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, प्रमोशन वाला पार्ट है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर कुछ लोग आगे आएँ तो हम भी उनका सहयोग करेंगे, उनका सहयोग लेना चाहेंगे। तो कोविड-19 के चलते क्या कुछ परेशानी धर्मा ट्रस्ट को भी झेलनी पड़ी? देखिए, कोविड-19 के चलते हुए मुझे लगता है कि शायद ही दुनिया में कोई मनुष्य होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसे परेशानी ना हुई हो। तो धर्मा ट्रस्ट को भी परेशानियां हुई हैं, क्योंकि धर्मा ट्रस्ट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो चढ़ावा है। जो मंदिरों में श्रद्धालु आते हैं, वो श्रद्धा अनुसार जो भी धर्म कर्म के कामों के लिए अपना चढ़ावा देते हैं, उसी में से ट्रस्ट की सारी जो गतिविधियां चलती हैं, उसी में से ट्रस्ट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज आती हैं। तो वो जाहिर है कि मार्च से लेके अगस्त तक ये मंदिर बंद रहे हैं, तो चढ़ावा आया ही नहीं है। तो उसके चलते हमने किसी तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट समझ लीजिए कि हमने किसी एम्प्लॉय को निकाला नहीं है। किसी की भी बीच में मजबूरी में थोड़ी सी हमें सैलरी का कट करना पड़ा था 25%, लेकिन बाद में एम्प्लॉइज़ ने जब हमें बताया कि भाई ऑलरेडी हमारी सैलरीज बहुत कम हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए चेयरमैन ट्रस्टी ने उस ऑर्डर को भी वापस लिया, और आज हम 100% उनको सैलरीज भी दे रहे हैं, और मंदिरों के रख रखाव में जो भी हम कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। देखने में ये भी आया है गोपाल जी कि कुछ आपके जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी कि हमें बोर्ड की तरह, जिस तरीके से श्राइन बोर्ड में सैलरीज मिलती हैं, वो सैलरीज आप हमें दें। तो वो काफ़ी दिनों से वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं शायद सोच ही रहा था कि आप ये भी सवाल पूछेंगे। तो धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इस टाइम हड़ताल कर रहे हैं इस बात को लेके कि उनकी जो तनख्वाह है वो कम है और वो उन्हें अधिक सैलरी मिलनी चाहिए। हमने उनसे बात भी की है और बार बार बात की है। हमने कहा जी ये हम परिवार की तरह हैं, आप 25-25, 30-30 साल से यहाँ कार्यरत हैं, आप कर रहे हैं। हमने उनसे यही कहा है कि ये समय उचित नहीं है इन डिमांड्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन फाइनेंशियल क्रंच। जिस तरह मैंने आपसे अभी पहले बताया कि हम तो चढ़ावा के ऊपर डिपेंड हैं, तो चढ़ावा चूंकि नहीं आ रहा तो हम समहाउ उनको सैलरीज दे रहे हैं और पूरी सैलरीज दे रहे हैं। तो सैलरी में बढ़ोतरी, और वो भी एक मींस जैसे वो मांग कर रहे हैं कि एक मैसिव हाइक चाहिए है, तो वो शायद अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी कुछ उचित जो भी डिमांड्स हैं वो हमारी एक्टिव कंसिडरेशन में है। तो जैसे ही हालात अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल हालात बेटर होते हैं, और हम जाहिर है उन डिमांड्स के बारे में सोचेंगे भी, और जो उनमें से जायज़ होंगी, जितनी हमारी कैपेसिटी होगी पूरी करने की, हम उन डिमांड्स को भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे धर्मार्थ ट्रस्ट के सेक्रेटरी गोपाल पार्थसारथी। आपने इनसे सुन लिया कि धर्मार्थ ट्रस्ट के जितने भी मुलाजमीन हैं, उन मुलाजमीन की जो भी मांगे हैं, उन मांगों को मनवाने का ये उचित समय नहीं है, क्योंकि हम कोविड के काल में हैं, और कोविड का काल जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद
उनकी डिमांडों को माना भी जाएगा और उनकी डिमांडों पर विचार भी होगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि जो जम्मू कश्मीर में मंदिर हैं, जो उनका इतिहास है, उस इतिहास को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से प्राथमिकता इन मंदिरों को प्रमोशन में मिलनी चाहिए थी, वो प्राथमिकता नहीं मिली। उसी की वजह है कि आज भी देश भर से श्रद्धालु सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए या अमरनाथ यात्रा में भाग लेने के लिए आते हैं। वो रघुनाथ मंदिर की बात करें, रणबीरेश्वर मंदिर की बात करें, या उसके अलावा अन्य जो मंदिर जम्मू संभाग या कश्मीर में हैं, उन मंदिरों का इतिहास लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब चैनल्स के जरिए या अलग अलग अन्य चैनल्स के जरिए जब पहुंचेगा, तब जाके उनको ये मालूम पड़ेगा कि जम्मू को मंदिरों का शहर आखिरकार क्यों कहते हैं।